भारत में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के गंभीर मामलों को देखते हुए मोदी सरकार ने पेपर लीक बिल लाया है। इस बिल में कठोर धाराएं शामिल की गई हैं, यानी कि पेपर लीक करने वालों को अब 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। हकीकत यह है कि भारत के लगभग 15 से अधिक राज्यों में पेपर लीक के मामलों ने युवाओं में एक भारी निराशा पैदा कर रखी है। पिछले 7 सालों का समय देखें तो इसमें ही लगभग 70 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे कि भारत का 1.25 करोड़ युवा यानी कि लगभग 1 करोड़ 15 लाख युवाओं की मेहनत पर इन पेपर लीक के मामलों से पानी फिरा है और उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ा है। राजस्थान हो जाए, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, बहुत से ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए। और सवाल यह है कि क्या अब पेपर लीक बिल इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाने में सक्षम होगा? क्या ये बिल असल समस्या के लिए नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के तहत लाया गया है? और क्या नया बिल पेपर लीक को खत्म करने की मोदी की गारंटी साबित हो पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो सवाल है कि क्या नया पेपर लीक बिल अपराधियों को डरा पाएगा, और सवाल ये भी है कि क्या इस नए पेपर लीक बिल से युवाओं के जो सपने हैं वो टूटने से बच जाएंगे? 7 सालों में पेपर लीक गिरोहों का जो नेटवर्क फैला है वो कैसे फैलता गया है? इस सवाल को क्या टटोलने की कोशिश सरकार ने की है? पेपर लीक के खिलाफ राज्य सरकारों की भूमिका को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या मोदी की गारंटी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रख पाई है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर हम समझेंगे हमारे आज के पैनलिस्ट से। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ युवा हल्ला बोल से जुड़े हुए हैं प्रशांत कमल। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और आप लंबे समय से इस तरह की मांग करते रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं भी और बधाई भी कि ये बिल आ गया है। और नीलम मैम, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो जुड़ चुकी है हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत प्रशांत कमल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। प्रशांत जी, आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको यही उम्मीद थी, यही मांग कर रहे थे आप सरकार से, किस तरह का एक कठोर बिल आना चाहिए जिससे कि अपराधियों के जो हौसले हैं उन पर नकेल कसी जा सके? देखिए, जैसा कि आपने बताया अभी कि काफी लंबे समय से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो एक फेयर और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट की मांग हम लोग कर रहे थे। तो उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो सिर्फ उसका जो एक हिस्सा है पेपर लीक, उसको लेकर के कानून आया है। ये अच्छी बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक बात है कि ये कितना असर पैदा कर पाएगा, तो इस पे मेरी जो समझ है और जो लगातार हम लोग संघर्ष करते आए हैं, उससे जो समझ बना है वो ये है कि देखिए, सिर्फ कानून किसी भी चीज को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। लगभग 2019 से इस मांग को हम लोग लगातार कर रहे हैं। आपने देखा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा इसको लेकर के हमारे साथियों ने बहुत बड़ा जो है जमावड़ा किया था, प्रदर्शन किया था। और कई बार जो है जंतर मंतर सहित दिल्ली के अलग अलग जगहों पर होता रहा है। और पटना में आपने देखा पेपर लीक हुआ तो उसमें परीक्षा रद्द हुआ। ये मतलब कोई नई बात नहीं है, इतना ज्यादा हो गया कि ये एक आपदा का रूप धारण कर लिया था। लेकिन हम लोग लंबे समय से कह रहे थे, और जो चुनाव का समय जब आता है तो सरकारों पर एक दबाव होता है कि वो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखे। ये अच्छी बात है कि ये कानून अभी लाई गई है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो रोकने की, जब तक नियत एकदम साफ ना हो, तब तक सिर्फ एक कानून से नहीं बनेगा। क्योंकि उत्तराखंड में कानून था, उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है कि साधारण कानून है, अच्छा कानून है, कड़ा कानून है, लेकिन इसका कई बार दुरुपयोग भी हुआ। तो जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी,
जब तक नियत साफ नहीं होगा तब तक इसका जो सकारात्मक परिणाम हम अपेक्षा करते हैं वो नहीं होगा। तो जब कभी भी इसकी चर्चा होती रही है, पहले भी हम लोग कई बार कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते थे। उस परीक्षा पे चर्चा में वो ये तो बता देते थे कि कठिन सवाल के जो है पहले हल करें या आसान को, लेकिन जो पेपर लीक था उस पर कभी चर्चा नहीं होती थी। तो इतने के बावजूद अगर फिर भी ये आया है तो हम लोग स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बस चुनावी झुंझुना साबित ना हो, इसमें एक जो है ईमानदार पहल ये सिद्ध हो। जी, नीलम मैम के पास आना चाहूंगी। नीलम मैम, क्या दिखता है, क्या वाकई में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मोदी सरकार की ये गारंटी की प्रक्रिया दिखती है कि अब ये इस नए बिल के पर चलकर इस नए बिल के जरिए युवाओं के भविष्य को टूटने से सरकार रोक लेगी, बचा लेगी? ये जो बिल है, पहले मैं उस बिल को समझना चाहूंगी आपके माध्यम से। नेहा, देखिए, शायद आज दुनिया भी हैरान हो रही होगी कि भारत में एग्जाम्स में चीटिंग रोकने के लिए संसद को एक कानून लाना पड़ रहा है। तो अब हमारी डेमोग्राफी देखिए, हमारे पास युवा शक्ति जो है वर्किंग एज में बहुत ज्यादा है। और आप इसको हमारा सौभाग्य कह सकते हैं कि हमारे पास योग्य युवक बहुत ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास उनको देने के लिए काम नहीं है। और जब आपके पास काम में, आप देखिए हर साल अलग अलग परीक्षाओं में करीबन 3 करोड़ जो युवा हैं वो बैठते हैं अलग अलग तरह की परीक्षाओं में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, अगर हम सबको काउंट कर लें। और फिर जब उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तब अगर उन्हें कोई एक लालच देता है कि आप इतने पैसे दो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो उसे एक आसान रास्ता लगता है ताकि उसकी जॉब सिक्योर हो जाए, और वो सारी नैतिकताओं को दांव पे लगा के इस आसान रास्ते को अपना भी लेता है। तो कुछ जॉब्स तो ऐसी होती है जिनके साथ आपकी इमेज बहुत बढ़ जाती है, जैसे यूपीएससी है, आईएएस वगैरह है, एसएससी है, रेलवे में भर्ती हो जाती है, तो एक इमेज बढ़ती है आपकी कि आपने ये परीक्षा पास की है लाखों बच्चों को हराकर, तो इसलिए वो पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये है कि परीक्षाओं में धांधली के लिए युवा खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन जो पैसे ले रहा है वो बड़े बड़े एग्जाम माफिया होते हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए होते हैं, तो वो तो सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं। तो ये जो एक तरह का जो बिजनेस है, ये बहुत बुरी तरह से फल फूल रहा है इंडिया में। और इसका एक बड़ा एग्जांपल व्यापम भी था, जिसमें कि 2000 में जाके पहली एफआईआर हुई थी, और 2011 में तो जो कमीशन ने तो सबको फारिग कर दिया था। करीबन 20 से 50 लोग तो अननेचुरल डेथ हो गई थी कि कोई बचा ही नहीं। उसके बाद जाके 2015 में 2000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे जी। तो जिसमें कि एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल थे, उस वक्त के नेता भी थे जी। तो इस तरह के अगर हम कानून देखें तो सजाएं बहुत कम लोगों को होती हैं। अगर हम याद करें तो केवल एक जो हरियाणा से जो एक चीफ मिनिस्टर थे, एक्स चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कुछ और ऑफिसर्स, उनको सजा हुई थी जेबीटी भर्ती घोटाला में, क्योंकि उन्होंने जो फाइनल लिस्ट थी उसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो उसके अलावा हमें और कोई ऐसा डोमिनेट एग्जाम्पल नहीं नजर आता कि जिसमें राजनेताओं को सजा मिली हो। लेकिन ये इलेक्शन के टाइम इशू बहुत बन जाता है। इस बार की अगर हम 3 इलेक्शंस देखें तो राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट को खूब घेरा गया कि आपके यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। जो तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को घेरा कि आपकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें लीक हो रहे हैं जी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इलेक्शन का इशू तो बन जाती हैं। इवन पिछले साल प्रधानमंत्री ने कोटा में जब इलेक्शन के टाइम ही बच्चों को ये बोला था कि वो जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको सजा बिहाइंड द बार्स उनको हम भेजेंगे जी। तो ये एक कानून का बनाने का उन्होंने वादा तो किया था। तो अब देखिए कानून जो बनता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है, उसके लिए आप कितने सीरियस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान हो जाता है। कागजों पर कानून बना देना हो सकता है आपको एग्जाम इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट करे कि आपने युवाओं के लिए एक रोजगार बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आपने ये तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे पास मुश्किल से 1.5 करोड़ तो सरकारी नौकरियां हैं, वो आप किस किस को देंगे? तो रोजगार की जो एक बढ़ाने की जो तरफ एक कदम है वो तो इंश्योर नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ क्या है कि जो ये बिल बनाया गया है इससे सिर्फ ये श्योरिटी आती है कि इलेक्शन, ये एग्जाम्स के टाइम की जो अलग अलग स्टेजेस हैं कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने का जो तरीका है, उससे पहले अगर पेपर लीक होता है
इसमें कोई ऑफिसर मिला हुआ है, या व्हाट्सएप पे होता है, या सोशल मीडिया पे होता है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने अपने कंप्यूटर से उससे किसी ने हैक किया है। जो मध्य प्रदेश में का जो लीक का मामला है वो सॉफ्टवेयर से लीक हुआ था। जी, इसमें तो अलग अलग तरीकों जी मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस बिल में क्या वो प्रावधान भी है कि एक बार जब पेपर लीक हो जाता है और फिर युवाओं को दोबारा परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ता है, और वो जो समय लंबा खिंच जाता है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो परीक्षा जो है दोबारा उसके आयोजन में भी लंबा वक्त हो जाता है, उस समस्या का समाधान आपको इस बिल में नजर आता है? नहीं, आप देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग जब एग्जाम्स होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो उसमें 2 से 7 साल तक का टाइम लग जाता है जी। जो हिमाचल में जो असम में जो पुलिस का लीक हुआ था, वो तो बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम दे ही रहे थे, उसी टाइम कैंसिल हो गया था जी। और अभी तक वो दोबारा नहीं हुआ। उसके लिए वो फिर एक ऑर्डिनेंस भी लेके आए। तो ये जो समय है कि दोबारा एग्जाम कब होगा, इस तरह की चीजों का प्रोविजन नहीं है। वो एक अलग इशू हो जाता है, वो स्टेट मैटर है, या जो भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है जो उसको कंडक्ट करती है। तो इसमें ये है कि अगर किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया है। अनफेयर मीन्स के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस स्टेज पे अगर आपने उस एक्ट को वायलेट किया तो आपके लिए पनिशमेंट क्या क्या होगी। और पहली बार आप ये कहेंगे कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड अगर तरीके से एग्जाम्स की लीकेज की जाती है तो उसका आपके पास सजा का प्रावधान क्या होगा। तो मींस जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हम एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे इस सिस्टम में, और इस एग्जाम से आप यूथ को रीअश्योर करेंगे कि आपका भविष्य सुरक्षित है। तो उस तरीके से तो देखा जाए एक सिंसियर एफर्ट है, एटलीस्ट एक बिल तो लेकर आए हैं। जो बेरोजगारी है और जो सरकारी नौकरी है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर अधिकतर जो मध्यम वर्ग का या फिर निचले लोअर मिडिल क्लास के युवाओं का सपना होता है वो सरकारी नौकरी का होता है सपना। और ऐसे में इस तरह के पेपर लीक के जो मामले हैं वो उनकी हताशा, और कई बार तो मुझे लगता है कि हमने आत्महत्याओं के मामले भी देखे हैं। इस बिल में और क्या बातें शामिल होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई है? कुछ ऐसी आपकी नज़र पड़ी है कि इस बात को भी इस बिल का हिस्सा ज़रूर बनाया जाना चाहिए था? देखिए, 2 चीज है। एक तो मैं जो अभी नीलम जी ने एक बात कही थी कि पूरी दुनिया ये सोच रही होगी कि ऐसा क्या है कि संसद में पेपर लीक के लिए बिल लाया। एक तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी चीजों के लिए कानून बनाना पड़ रहा है, लेकिन ये संकट कितना भीषण है ये समझना जरूरी है। कि आज एक जब एग्जाम होता है अपने देश में, जैसे एक रेलवे का एग्जाम का मैं एग्जांपल लूं, तो उसमें 2.5 करोड़ लोगों ने जो है फॉर्म भरा था, जो आपने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो 2019 में लास्ट आया था जी। 2.5 करोड़ लोग एक एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं। और जो रोजगार की स्थिति है, जैसे आपने अभी कहा ना आपने कि जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनका सपना सरकारी है, लेकिन इसको सोचना पड़ेगा कि क्या उनका सरकारी नौकरी सपना है या सरकारी नौकरी ही ऑप्शन बचा है। ज्यादातर जनसंख्या जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आज हमारे युवा को कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो ज्यादातर जिस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ज्यादातर संख्या में जहां जनसंख्या ज्यादा है, आप देखिए कि वहां क्या ऑप्शन है। क्या वहां पे प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या वहां पे छोटे उद्योग हैं? क्या डीमोनेटाइजेशन के बाद जो असंगठित क्षेत्र में की जो हालत है, क्या वहां पे नौकरियां, क्या रोजगार वहां उत्पन्न हो रहे हैं? अगर ये कहीं पे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा तो उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो दबाव है, वो कहां देखने को मिलेगा जी। जो बच्चा इस देश में 15 लाख इंजीनियर हर साल पास हो रहे हैं, 15 लाख इंजीनियर पास हो रहे हैं, इसी तरह से अलग अलग कोर्सेस में पास हो रहे हैं। उन बच्चों को अगर असंगठित क्षेत्र में, जो कि हमारे इकोनॉमी का लगभग 97% है, वहां पे अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो रेलवे की तैयारी करेंगे, वो एसएससी की तैयारी करेंगे, वो बैंक का इंतजार करेंगे। तो कई बार लोग ये समझते हैं कि युवा जो है सरकारी नौकरी के पीछे परेशान रहता है, पागल रहता है। ये कोई उसका शौक नहीं है जी। बहुत लोगों का शौक भी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग के पास कोई विकल्प नहीं है।
तो पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जितनी बड़ी संख्या को ये चीजें प्रभावित कर रही है वो जो है हमारे कल्पना से परे है और काफी बड़ा है। पहली चीज तो ये है। दूसरा जो आपका सवाल है कि इसमें क्या हो सकता था, देखिए इसमें सिर्फ पेपर लीक को लेकर के बात की गई है। 2019 में जब हमने युवा हल्ला बोल शुरू ही किया था, कुछ महीने हुए थे, तो हमने 2019 में एक समिट किया था जो हमारे अध्यक्ष अनुपम जी हैं उनके नेतृत्व में। उन्होंने न्योता दिया और देश भर के सभी जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समूह थे उनको बुलाया। कई सारे शिक्षक थे जो इसकी तैयारी करवाते हैं उनको बुलाया, और कुछ ऐसे जो बोर्ड्स के चेयरमैन रह चुके हैं, एसएससी जैसे बोर्ड्स के, और उनमें उनके अधिकारी रह चुके हैं, उन सब से मिल करके हमने एक कुछ सजेशन बनाया जिसका नाम दिया मॉडल एग्जाम कोड जी। हमने कहा जिस तरह से देश में चुनाव होते हैं, तो चुनाव होते हैं तो तय समय पे नोटिफिकेशन होता है, तय समय पे नॉमिनेशन होता है, तय समय पे उसको वापस लेने का डेट होता है, तय समय पे चुनाव होता है, और तय समय पे गिनती होती है, तय समय पे शपथ होता है जी। इसमें कभी नहीं आपने देखा होगा कि इलेक्शन हो गया है, अब 4 महीने से पता ही नहीं चल रहा है गिनती हो रही है, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब इतने बड़े देश में इलेक्शन कराया जा सकता है और उसके लिए मॉडल इलेक्शन कोड है, आचार संहिता है, तो क्यों नहीं मॉडल एग्जाम कोड लागू किया जा सके। और हमने कहा कि जो इनका कार्मिक विभाग है केंद्र सरकार का, उसका कहना है कि 6 महीने में कोई भी परीक्षा जो 2 या 3 टियर का परीक्षा है उसको लिया जा सकता है जी। तो हमने कहा कि आप कह रहे हैं 6 महीने में किया जा सकता है, हम कह रहे हैं कि विज्ञप्ति से लेकर नियुक्ति तक 9 महीने में पूरी करो, यानी मॉडल एग्जाम कोड लागू करो और विज्ञप्ति से लेकर नियुक्ति तक 9 महीने में पूरी करो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले क्या होता था, फॉर्म आया तो पता ही नहीं है एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड आया तो पता ही नहीं है एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया तो अब फिर दोबारा एग्जाम कब होगा पता नहीं है। इसका कोई एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, कोई एक कैलेंडर होना चाहिए, कोई एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे पेपर लीक होता है, पता होना चाहिए पेपर लीक होगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी जी। ऐसा तो है नहीं, इंटेंजिबल चीजों पे तो नहीं, कोई एक पर्सन जिम्मेदार होना चाहिए। अभी तो कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, अभी तो पता ही नहीं होता। वो कह देते हैं प्रिंटिंग प्रेस का पता चलता है कोई प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी का कोई चपरासी गिरफ्तार हो जाता है, 2 दिन हंगामा होता है, बात खत्म हो जाती है, और वो एग्जाम हुआ या नहीं हुआ, फिर छात्र फिर जो है परेशान होते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो हमारी जो मांग है, हमारी मांग स्पष्ट है कि मॉडल एग्जाम कोड लागू करो जी। और विज्ञप्ति से लेकर नियुक्ति तक 9 महीने में पूरी करो। एक सवाल मेरा आपसे, आपको क्या वो वजह लगती है जिसकी वजह से पिछले 5 से 7 सालों में ये जो पेपर लीक गिरोह है, इनके नेटवर्क का अंतर्राज्यीय जो विस्तार है बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है और काफ़ी इन्होंने अपना जो विस्तार है और कई राज्यों में फैला लिया है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, एक चीज जो पहले भी आपके शो पे मैं कह चुका हूं और लगातार जितने भी जगह जहां भी सभाओं में और बातचीत में मैं रहता हूं, ये बात बार बार कहता हूं। हमारे अध्यक्ष अनुपम जी भी इस पर काफी हमेशा से जोर देते आ रहे हैं जी कि इस देश में पेपर लीक और दंगे बिना सरकार के शामिल हुए, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिना सरकार के शामिल हुए, यानी उनके विलफुल कंसेंट के बिना संभव नहीं है। पेपर लीक कभी ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया जी। पेपर लीक अगर हो रहा है तो उसमें सरकार के लोग शामिल होंगे तभी पेपर लीक हो सकता है, नहीं तो जो सिस्टम बना हुआ है वो काफी फुल प्रूफ है, उसको तरीके से पालन किया जाएगा तो नहीं होगा जी। तो पहली बात यह है कि सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि यही सरकार है, और इस सरकार में दिक्कत ये हो गया है कि दूसरी सरकारें होती थी तो आप प्रदर्शन धरना करके उन पे दबाव बना सकते थे, ये आप पे लाठियां चलवा देंगे, एफआईआर करवा देंगे और ब्रूटल रिप्रेशन करेंगे। अंतर यही है, नहीं तो ये सरकार सब में शामिल रही है। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि कानून ठीक है, आया है, हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, ये नहीं है कि हमेशा नकारात्मक ही रहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि सरकार की इच्छा नहीं होगी
तो पेपर लीक नहीं होगा। वो बात याद आ गई थी जब संसद में सुरक्षा में सेंध हुई थी और उनमें से जो एक आरोपी हैं वो हरियाणा की है। आपको भी इस पूरे मसले पर जानकारी ज़रूर होगी, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या युवाओं में, भारत के युवाओं में, खास करके वो हरियाणा की जो युवती थी उसका ध्यान मुझे आता है, हरियाणा में भी इतनी हताशा कि बेरोजगारी को लेकर संसद में सुरक्षा में सेंध लगा दी गई। हालांकि बीच में ये भी बात सामने आई है कि उन्हें उन सभी युवाओं को किस तरह से जो टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। आप इस पूरे मसले को जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, भारत के युवा धन से जुड़ा हुआ है, किस तरह से देख रही हैं? नेहा, मुझे अच्छी तरह से याद है, और क्योंकि वो जो लड़की है वो मेरी नाम राशि की नीलम है, तो इसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा एक ध्यान जाता उस इशू पर। वो करीबन 40+ लेडी है और हाईली एजुकेटेड है और अभी तक बेरोजगार थी। और ये जो युवाओं का एक ग्रुप बना था, भगत सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने जो है वो धुएं वाले पटाखे उन्होंने वहां पे छोड़े थे संसद में और संसद के बाहर, और उनके पास से और कोई चीज बरामद भी नहीं हुई थी। तो उनकी ये कोशिश थी अभी तक, जैसा कि जांच से हमें लग रहा है कि उन्होंने इन मुसीबतों का जो युवा झेल रहे हैं उनको जाहिर करने की कोशिश की थी कि कितनी बेरोजगारी है, एक इशू उनमें से था। अब आप देखिए, सरकारी नौकरी पाना अपने आप में कितना बड़ा है सरकार के लिए भी कि हमने सरकारी नौकरी दी। आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग चीफ मिनिस्टर जो है वो सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटते हैं। तो वो इसका मतलब ये है कि सरकारी नौकरी पाना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम है और बहुत जरूरी है कि आप के पास आप एक नौकरी हो। अब देखिए नौकरियां कम कैसे हो रही हैं। रेलवे ने 2018 में लास्ट टाइम वैकेंसीज निकाली थी और 2-3 साल पहले रेलवे मिनिस्टर ने कहा था करीबन 3.5 लाख नौकरियां खाली हैं। तो बच्चे तब से तैयारियां कर रहे थे 2018 से, और अभी 2023 में जो नवंबर दिसंबर में जो पोस्ट निकली हैं वो केवल 5,600 हैं। और पिछले 5 साल से वो बच्चे तैयारियां कर रहे थे। तो उन्होंने जब प्रदर्शन किया तो केवल इतना हुआ कि जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई ताकि जो 2018 से तैयारी कर रहे थे, लेकिन केवल 5,600। जो सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं वो रेलवे और आर्मी है और बैंकिंग सेक्टर है। अभी जो एग्जाम लीक का है वो उसमें सब शामिल है। इसमें यूपीएससी भी है, एसएससी भी है, रेलवे बोर्ड भी है, नेशनल टेस्टिंग भी है, बैंकिंग सेक्टर के भी एग्जाम्स हैं इसमें, और जो एनईटी जिसमें नीट और मेडिकल वगैरह के सारे एग्जाम हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सरकारी क्षेत्र में जाने वाले हैं। तो जब इतनी कम वैकेंसी एक तो आ ही नहीं रही है और आती इतनी कम है, तो नेचुरली जो बेरोजगार युवा है, जो हताश हो चुका है जीवन के संघर्ष से, तो मैंने जैसे कहा ना कि वो जो अनैतिक काम है वो उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है, वो उसकी तरफ चला जाता है। तो ये जो चीजें हैं कि वो मजबूर हो रहा है, वो जानबूझकर नहीं। अब एक और चीज आप देखिए, आज के समय में नौकरियों की कमी के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी से जो बच्चे हैं उनको इजराइल भेजा जा रहा है। इजराइल में जंग चल रही है। कौन ऐसी जगह पे जाना चाहेगा जिनके खुद के 10 लाख से ज्यादा इजरायली अपनी कंट्री छोड़ के चले गए हैं और हम वहां पे भेज रहे हैं। तो वो युवा ये कहते हैं अगर हमें यहीं पे कुछ काम मिल जाए तो हम मरने के लिए वहां क्यों जाएंगे। तो जो बेरोजगारी है पिछले 45 साल की जो हाईएस्ट लेवल पे है, उसको सॉर्ट आउट करने का जो वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जो एग्जाम लीकेज है उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, बहुत कम संख्या में जो रोजगार उपलब्ध है और बहुत ज्यादा संख्या में उसके लिए अप्लाई करते हैं। जी, सिर्फ पिछले 7 साल में ही 70 से ज्यादा एग्जाम्स जो है वो लीक हुए हैं और ये सारे के सारे स्टेट्स में यही हाल है, ये नहीं कि सिर्फ एक जगह पे हाल है। जी प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उन सभी राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है या फिर किसी अन्य क्षेत्रीय दल की सरकार है, किस राज्य का आपको पेपर लीक के प्रति सख्त रवैया दिखा है या फिर थोड़ी सी जो है नीयत साफ दिखती है युवाओं के भविष्य को लेकर? देखिए, ये तो कहना बिल्कुल मुश्किल है और इस सवाल पर हमने देखा है जो युवाओं का जो सवाल है, इस सवाल पे पेपर लीक पर और इस पर सक्रिय दिखना सब चाहते हैं, लेकिन असल में इस पे कदम उठाना कोई नहीं चाहता है। आप देखिए कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया ना कि अभी एक नया ट्रेंड चला है, ये नियुक्ति पत्र बांटने वाला ट्रेंड चला है जी। पहले नियुक्ति पत्र डाकिया बांटा करते थे, अब नियुक्ति पत्र हमारे प्रधानमंत्री जी बांटा करते हैं जी। और नियुक्ति पत्र पर जब हमने उसमें रिसर्च किया, हमारी टीम ने उसको देखा और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने जो
जो 70,000 अभी लेटेस्ट उन्होंने दिया था, वो कौन से नियुक्ति पत्र हैं? जी। तो जिनको ऑलरेडी, उसमें से कई तो ऐसे निकले जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको दोबारा से नियुक्ति पत्र दिया गया है। देखिए, युवाओं में रोजगार का जो समस्या है ये कितना गंभीर है, इसका ये सबसे सेंट्रल बड़ा एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं आप, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी, वो उन्होंने जो 70,000 पत्र बातें, कोई नया, वो सब रेगुलर वैकेंसी है। वैसे राज्य सरकारों का रवैया रहा है, मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, तेलंगाना, राजस्थान, कई जगहों पर जो है युवा लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे थे, उन्हें लाठियों का भी सामना करना पड़ा और उसके बावजूद जिस तरीके से सख्ती दिखनी चाहिए राज्य सरकारों की, वो भी नदारद रही। क्या इन सभी समस्याओं का ये केंद्रीय कानून जो है कहीं ना कहीं एक आधार बना रहा है ताकि अपराधियों में तो डर पैदा ही हो, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार भी इसे लेकर थोड़ी सी चुस्त हो जाए, थोड़ी सी जो है अपनी नीयत दिखाएं कि वो सख्त हो रही हैं? हाँ नेहा, एटलीस्ट केंद्र सरकार ने एक शुरुआत तो की है और राज्यों को भी कहा है कि वो इसको एक मॉडल ड्राफ्ट के रूप में अपने अपने राज्यों में लागू भी कर सकते हैं जी। और जैसे कि हम जानते हैं कि झारखंड, उत्तराखंड और गुजरात में तो ऑलरेडी ये कानून है, फिर भी वहां पे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जब भी एग्जाम की लीकेज वहां पे होती है। और मध्य प्रदेश भी शायद अभी लागू कर देगा, उनके सीएम ने भी ऐसा कहा है। तो एक तो ये कि एग्जाम्स लागू करना एक आप पॉलिटिकल मजबूरी भी कह सकते हैं आप, ये बिल लाना, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले ये बिल पास करवा लेना तो एक गवर्नमेंट की एक अचीवमेंट कही जाएगी कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एग्जाम लीकेज पे को हम कंट्रोल करेंगे, सबको बिहाइंड द बार्स डालेंगे, तो अब हम बिल ले आए हैं आपके लिए। तो गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम इसको एक अपनी अचीवमेंट दिखा सकती है, तो क्योंकि इस बिल का कोई विरोध भी नहीं करेगा तो एज यूजुअल राज्यसभा में पास भी हो जाएगा। तो इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक लगता है कि हाँ आपने बना दिया, लेकिन अगर हम इसमें देखें जिसमें कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में जब ये एक्ट कहता है तो वहां पे एक एक्सेप्शन भी है आपके पास, इफ इट इज प्रूव दैट एक्यूज्ड हैड एक्सरसाइज्ड ड्यू डिलिजेंस, तब उनपे कोई दोष नहीं लगाया जाएगा। ये जो ड्यू डिलिजेंस होता है ना, ये इससे डॉक्टर्स भी बच जाते हैं कि उन्होंने पूरी केयर की थी, तो भी अगर उनसे कुछ मिसहैप हो जाता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो शूट आउट ऑर्डर्स हो या कुछ भी हो, उसमें आप कह देते कि हमने ड्यू डिलिजेंस लिया था। तो ये जो एक बड़ा लूप होल होता है ना बचाने के लिए, आपके अपने जो लोग होते हैं विभागीय अधिकारियों को बचाने के लिए ये शब्द डाला गया है, आपका ये इशारा है जी। राइट। तो जो हमें सख्ती जो हमें नजर आती है ना, उसके लूप होल्स भी उससे बहुत सारे होते हैं। तो एक तो ये कि इसमें लूप होल्स भी काफी सारे रखे गए हैं, इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को बचाने के, अपने अधिकारियों को बचाने का पूरा इंतजाम है, पहली बात। दूसरा आप देखिए कि यही वाला जो हमारे पास ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 जो है जी, इसमें सेंटर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आप देखिए वो जो 10th और +2 के एग्जाम्स में इतने सारे पेपर लीक होते हैं स्कूलों के, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो उनका भी क्या करेंगे, क्योंकि वहां भी परसेंटेज के बेस पे आगे आके फर्दर एडमिशंस होते हैं। तो ये तो वो है जो जॉब रिलेटेड है, लेकिन कॉलेजेस में एडमिशंस रिलेटेड या स्कूल्स के जो एग्जाम्स है, सेंटर के एग्जाम्स है, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। एक वो भी एक बड़ा, जैसे सीबीएसई के लिए बना सकते थे, सीबीएसई जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है उसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता था, लेकिन वो जो स्कूल कॉलेजेस एग्जाम्स और यूनिवर्सिटीज में होते हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये एक शुरुआत है, और शुरुआत में एक वन स्टेप फॉरवर्ड आप इसको उस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे गोल्स हैं वो इससे पूरी तरह से अचीव होते हैं कि नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि किसी भी स्टेप को या किसी भी लॉ को थोड़ा सा मैच्योर होने में, इवॉल्व होने में टाइम लगता है, तो एक शुरुआत की गई है जी। बिल्कुल आपने सही बात कही, और आपके जो डिटेल्स हैं उससे ये प्रतीत होता है कि बेरोजगारी जो है इस बिल के केंद्र में दिखता है, और इसीलिए स्कूल और जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको इनसे दूर अलग रखा गया है। प्रशांत जी, क्या वाकई में ये जो बिल है इसका असर अब आने वाले दिनों में दिखेगा, या फिर आपको लगता है कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ एक सांकेतिक बिल है और इसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश ज्यादा दिखती है? आप चुनाव से जोड़कर देखना चाहेंगे इसे? नहीं, बिल्कुल इसमें जोड़कर देखने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल चुनाव के लिए ही आया है, लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव के लिए आया है इसलिए
कोई खराब हो जाता है ये कहना ठीक नहीं है। ठीक है। ये एक अच्छा कदम है, भले चुनाव को लेकर के हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि पहली बात तो पेपर लीक तब होगा जब पेपर होगा। तो पहली बात तो देश भर में जो 1 करोड़ पद खाली हैं उसके लिए कोई सम्यक चीज बने जो मॉडल एग्जाम कोड की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं जी, वो लागू हो, उसका एक कैलेंडर निकले कि जो एसएससी की भर्ती है, बैंकिंग की भर्ती है, जो रेलवे की भर्ती है, उसका एक कैलेंडर हो और उसके हिसाब से वो पालन होना हो। 2019 से पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो तत्कालीन रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा था कि अगले कुछ सालों में हम 4 लाख भर्ती निकालेंगे और चुनाव के ठीक पहले उन्होंने भर्ती निकाली थी 2019 में, जो अब तक भी पूरी तरह से जो है प्रोसेस नहीं हो पाई है। प्रोसेस जो है खत्म नहीं हो पाया अभी तक। 2024 आ गया है, 3 लाख से 3.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं सिर्फ रेलवे में। केंद्र सरकार में जो है 30 लाख के आसपास केंद्र सरकार, और उसके उपक्रम को अगर मिला दिया जाए, जितने भी पीएसयूज हैं और बाकी उन सबको मिला दिया जाए तो 30 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। पूरे देश में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के सभी पदों को मिला दिया जाए तो 1 करोड़ पद खाली। उसको कब भरा जाएगा, उसके बारे में क्या नियम, और आप एक चीज ध्यान रखिए, ये जो है पहले से सैंक्शनड पोस्ट है, इसमें इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब बालासोर में रेल दुर्घटना हो जाता है तो हम हाय तौबा मचाने लग जाते हैं, लेकिन कल भी एक खबर आई है कि जो लोको पायलट है उनको आराम नहीं दिया जा रहा है हफ्ता में 1 दिन। जब ट्रेन के ड्राइवर को आराम नहीं दिया जाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? जब सेफ्टी पोस्ट खाली रहेंगे तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा क्या? एक बात जो समझने की है कि ये जो सरकारी पोस्ट की बात हो रही है, 2 बात है, एक तो रोजगार की बात हम लोग कह रहे हैं वो एक अलग है। जो सरकारी पोस्ट की बात हम कह रहे हैं, रेलवे की बात अगर कह रहे हैं तो वो महज रेलवे की बात नहीं है। उससे 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं, आते जाते हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है, ये भी समझना होगा। वो आम भारतीयों की लाइफ लाइन कही जाती है। जी जी, आम भारतीयों की लाइफ लाइन। जी प्रशांत जी बात पूरी करें। जी, कोई भी चीज में जैसे, अच्छा ये सब जो हो रहा है इसके पीछे एक हमें बात भी समझनी होगी। हम बार बार कह रहे हैं कि ये अपने आप नहीं होता है, चाहे वो रेल हो, चाहे बैंक हो, चाहे जो भी हो, इसमें भर्ती नहीं करने का मतलब स्पष्ट मंशा है इनकी कि पहले क्या होगा, रेल में अगर भर्ती नहीं होगी तो रेल की सुविधा खराब होगी, आप उससे सफर करेंगे और सफर करने में फिर अंग्रेजी वाला सफर भी करने लगेंगे, तो फिर कहेंगे क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है? आपका इशारा एक बड़ी साजिश की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि रेलवे बैंक को एग्जांपल आप लीजिए, बैंक में आप जाते हैं एसबीआई में तो लंच वाला जोक तो आप रोज पढ़ते होंगे कि एसबीआई में जो है कहता है लंच के बाद आना, लेकिन एसबीआई प्रॉफिट दे रही है, बाकी बैंक्स जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें स्टाफ नहीं दे रहे। आए दिन वहां पर काम के बोझ की वजह से लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो जब आप बैंक में स्टाफ नहीं देंगे तो वहां सुविधा खराब होगी, जब सुविधा खराब होगी और उसको अगर आप बेच देते हैं तो कोई विरोध नहीं होगा। तो ये एक बड़ी साजिश का जी समय समाप्त हो गया है। हाथों में बेचने के लिए एक रास्ता बनाने का भी जरिया है, इसलिए ये सरकारी चीजों में भर्तियां नहीं होती हैं। स्कूल का वही हाल है, हॉस्पिटल का वही हाल है, रेलवे का वही हाल है, बैंक का वही हाल, क्योंकि ये सब जो है सामान्य और गरीब लोगों को सेवा देते हैं। तो इन नेताओं, मंत्रियों को, अधिकारियों को उससे जरूरत नहीं है, वो जानबूझकर इसमें भर्ती नहीं करते हैं ताकि उसकी सर्विसेज खराब हो और उनको जब बेचना पड़े, उसको बंद करना पड़े तो कोई विरोध ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी है उसको आगे बढ़ाने की बात। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रशांत जी। ये इशारा है एक बड़ी साजिश का जिसमें कमी खलती है समाजवादी नेताओं की, जो कि समाज के पिछड़े तबके, कमज़ोर वर्ग को मजबूत बनाने के लिए अपनी नीतियां लेकर आते थे। लेकिन जिस तरह से इस बड़ी साजिश का इशारा प्रशांत जी कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि ये पेपर बिल कहीं ना कहीं सिर्फ एक सांकेतिक है और हो सकता है कि बहुत जो युवा हों इससे आशान्वित हो, लेकिन कितना बदलेगा ये कानून जब अमल में लाया जाएगा तब तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी उसी समय पता चल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नीलम मैम का भी, जिन्होंने वक्त निकाला, प्रशांत जी आपका भी,
और अब दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी शिकायतें हों या फिर सुझाव है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक भेज सकते हैं। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।